नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको देश और दुनिया के तमाम खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। राजनीति की बात होगी, कोरोना अपडेट्स होंगे और साथ ही साथ बात होगी बाजार और कारोबार की भी। तो आइए शुरू करते हैं 40 खबरों का फटाफट पावर पैक बुलेटिन। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 29 लाख के पास पहुंच गया है और अब तक 21 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 55,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या करीब 7 लाख है। पूरे देश में अभी कोरोना केस के दोगुने होने की रफ्तार 28.8 दिन है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,898 नए मरीज सामने आए हैं और 983 लोगों की मौत हुई है। ये कोरोना मामलों की संख्या दुनिया में एक दिन में आए मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1215 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना ने 22 लोगों की जान ली है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में रिकवरी का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1059 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 14,452 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 326 लोगों की मौत हुई है और इलाज के बाद 12,243 लोग ठीक हुए हैं। ये रिकवरी रेट 71.37% है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 6,43,289 हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 303 नए मामले सामने आए हैं और 5 मौत हुई हैं। मुंबई में 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को अब होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कोविड सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। यह फैसला बीएमसी की ताजा गाइडलाइंस में सामने आया है। कोरोना में यदि कोई इस तरह के लक्षण पाए गए किसी व्यक्ति में 50 साल से ऊपर के, तो इससे 50 साल से ऊपर के लोगों को अब आइसोलेशन की जगह अब उन्हें अनिवार्य रूप से कोविड सेंटर में ही रहना होगा। यह आदेश 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में बढ़ती मृत्यु दर को देखते हुए लिया गया है। देश भर में कोरोना की वजह से जारी परीक्षा के विरोध के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट, इग्नू और पीएचडी समेत कई परीक्षाओं की नई तारीख जारी कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक यूजीसी नेट 16 से 25 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 सितंबर से शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इन सभी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन 6 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच किया जाना है। बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर होना लगभग तय है। पहले कहा जा रहा था कि कोरोना के चलते चुनाव टल सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक सितंबर के तीसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल एक कार्यक्रम में सितंबर में तारीखों का ऐलान होने का जिक्र किया। राज्य की 243 सीटों पर मतदान 3 चरणों में हो सकता है। वहीं बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के कई नियमों का पालन भी करना होगा। इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जैन समाज के मुंबई स्थित 3 मंदिरों को सशर्त खोलने और पर्युषण पर्व पूजा करने की इजाजत दे दी है। दादर, बायकुला और चेंबूर में स्थित जैन समाज के मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को पर्युषण पर्व पूजा के लिए खोला जाएगा, लेकिन इस दौरान भी कोरोना से संबंधित केंद्र के तमाम निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
ऐसे बोबड़े ने कहा कि जैन मंदिर में पूजा की इजाजत को गणपति उत्सव या अन्य किसी धार्मिक समारोह के आयोजन के लिए इजाजत मांगने का आधार नहीं बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के करीरी में सोमवार को हुए एनकाउंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इसे आतंकवादियों ने जारी किया है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसे आतंकवाद का महिमा मंडन बताया है। उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दों को ऐसा नहीं करने देगी। बता दें कि इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे, जबकि 5 जवान शहीद हो गए। दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत चार्जशीट दाखिल करने की गृह मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को इसकी अनुमति दी गई है। अनुमति मिलने के बाद जल्द ही स्पेशल सेल जल्द ही इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। अब तक यूएपीए के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से एक आरोपी जमानत पर है, बाकी जेल में है। स्पेशल सेल के तरफ से मामले में कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। अब बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार हरे निशान में बंद हुए। एक दिन में ब्रेक के बाद बाजार में रौनक लौट आई है। हालांकि आखिरी घंटे में आई मुनाफा वसूली के चलते बढ़त कुछ कम जरूर हुई है। आज सेंसेक्स 214 अंक और निफ्टी 59 अंक चढ़कर बंद हुए। आज बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% चढ़कर बंद हुए। सरकारी बैंक इंडेक्स ने करीब 2% तक छलांग लगाई। निजी बैंक 1.25% तक मजबूत हुए। सरकार खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह संकेत केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दिया है। किसानों को सही कीमत दिलाने के लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। हालांकि सरकार हाल ही के दिनों में खाने के तेल दाम बढ़े हैं हाल ही के दिनों में, लेकिन सरकार चाहती है कि किसानों को सही दाम मिले, साथ ही इंपोर्ट पर निर्भरता भी कम हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बारे में 2 अहम बैठक भी हो चुकी हैं। इस बारे में अगले महीने एक और अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि देश में करीब 60% खाने का तेल इंपोर्ट होता है। कोरोना काल में ईपीएफओ के नए एनरोलमेंट में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। जून में नए एनरोलमेंट 6,55,000 पर पहुंच गए हैं। इस साल मई में यह संख्या 1,72,000 रही थी। ईपीएफओ के आंकड़ों में संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति का संकेत मिलता है। यह आंकड़ा शुद्ध रूप से नए सदस्यों के जुड़ने पर आधारित है, यानी जो लोग नौकरी छोड़कर गए उन्हें इसमें हटा दिया गया, जो लोग दोबारा से जुड़े उन्हें इसमें शामिल कर दिया गया। आपको बता दें कि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 6 करोड़ है। कोरोना संकट के चलते नौकरी गंवाने वाले लोगों को सरकार बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी। ऐसे कर्मचारी जो ईएसआईसी के मेंबर हैं और वो 3 महीने के लिए औसत सैलरी का 50% क्लेम कर पाएंगे। फायदा सिर्फ उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ईएसआई स्कीम के साथ कम से कम पिछले 2 साल से जुड़े हैं और जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या गंवा सकते हैं। सरकार के इस कदम से सबसे ज्यादा राहत इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मिलेगी। कोरोना महामारी में इनकी नौकरियां सब बड़े पैमाने पर गई हैं। बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर हुई कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक बेनतीजा रही। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब इस पर फैसला लेने के लिए हाई लेवल कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। आज की बैठक में कैबिनेट सचिव समेत डीए, दीपम और कानून के सेक्रेटरी शामिल हुए। बैठक में विदेशी कंपनियों की दिक्कतों पर चर्चा की गई। दरअसल विदेशी कंपनियां कंसोर्शियम के जरिए निवेश करना चाहती हैं, साथ ही विदेशी कंपनियों की एसपीवी के जरिए भी निवेश करने में दिलचस्पी है। सरकार आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री का काम इसी साल पूरा करेगी। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बारे में सही वक्त पर फैसला लिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकती है। हिस्सा बिक्री पर अंतिम फैसला डीपम को करना है। सूत्रों का यह भी कहना है कि फिलहाल सरकार के पास दूसरे सरकारी बैंकों में हिस्सा बिक्री का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस साल जुलाई में भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट पिछले 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। जुलाई में कच्चे तेल का आयात पिछले साल के मुकाबले 36.4% कम रहा। यह स्तर मार्च 2010 के बाद का सबसे निचला स्तर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी डेटा के मुताबिक कोरोना के चलते क्रूड ऑयल की मांग में गिरावट आई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात करने वाला देश है। हाल ही में जारी हुए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में फ्यूल की खपत में पिछले साल के मुकाबले 11.7% की कमी आई है। अगली बार जब आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस का रिन्यूअल कराने जाएं तो वैलिड प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूर ले आएं। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को फिर चेताया है कि बिना वैलिड पीयूसी के इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं किया जाए। एडाई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पीयूसी को लेकर चिंता जाहिर की है। दूसरे ओर इंश्योरेंस कंपनियों की मुश्किलें ये हैं कि पीयूसी से जुड़े सेंट्रलाइज जो डेटा है वो नहीं होने की वजह से डिजिटल इंश्योरेंस जारी करते वक्त वैलिड पीयूसी की जांच करना मुश्किल हो रहा है। कोरोना काल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तेजी के साथ रिफंड प्रक्रिया को अपना रहा है। 25 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उसी समय से तमाम सरकारी एजेंसियां रिफंड के काम में तेजी लाई हैं। सीबीडीटी ने कहा है कि वो अब तक 88,652 करोड़ का रिफंड जारी कर चुका है। सीबीडीटी की ओर से ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2020 से अब तक 24,64,000 टैक्स पेयर्स को करीब 88,652 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया गया है। और आइए देश और दुनिया की बाकी 20 खबरों पर एक नजर डालते हैं। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। एक तरफ जहां पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश से नदियां उफान पर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज और शनिवार के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। तेलंगाना के श्रीशैलम स्थित टीएस जेंको पावर प्लांट में गुरुवार रात आग लग गई। फिलहाल हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे में 10 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें से 6 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि लगातार अपडेट लिया जा रहा है। आग लगने के बाद प्लांट में काफी धुआं भर गया। इस वजह से भी बचाव में काफी मुश्किलें आईं। देश में फेसबुक और व्हाट्सएप के कंट्रोल विवाद के बीच आईटी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक को 2 सितंबर को तलब किया है। संसदीय समिति ने फेसबुक के अफसरों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकारियों को भी बैठक में मौजूद रहने को कहा है। बैठक में ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। आयुर्वेद के एक डॉक्टर की ओर से कोरोना के इलाज का दावा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हरियाणा के ओम प्रकाश वैद्य ज्ञान तारा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि उन्होंने कोरोना के इलाज की दवा खोज ली है। वहीं कोर्ट का मानना है कि ज्ञान तारा की जनहित याचिका के जरिए रखी गई जानकारी पूरी तरह से गलत है। लोगों के बीच ये संदेश जाना जरूरी है कि लोगों को इस तरह की बेतुकी बातें लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर नहीं करनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने मुंबई पहुंची सीबीआई एक्शन में है। जांच एजेंसी की एक टीम ने बांद्रा डीएसपी अभिषेक त्रिमुखे के ऑफिस में करीब 1 घंटे रुककर वहां सुशांत का लैपटॉप, फोन समेत कई अहम सबूत जुटाए हैं। इससे पहले सीबीआई ने सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया। बता दें कि सुशांत की मौत से पहले नीरज ने ही उन्हें जूस दिया था। सीबीआई के जांच के दायरे में सुशांत से जुड़े सभी लोग शामिल हैं, जिनसे बारी बारी से पूछताछ होगी।
मुंबई में कोरोना का कहर अब दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के परिवार तक पहुंच गया है। आज तड़के दिलीप कुमार के सबसे छोटे भाई असलम खान का कोरोना संक्रमण से मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। देर रात से ही उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, वो वेंटिलेटर पर थे। दिलीप के दूसरे भाई एहसान खान की भी तबीयत नाजुक है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उन्हें भी क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है। वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर कुली नंबर 1 अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने को तैयार है। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को अब मेकर्स थिएटर में न रिलीज करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अमेजॉन पर रिलीज करेंगे। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद से ही फिल्म ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। नेपोटिज्म का आरोप लगाते हुए कईयों ने फिल्म का बायकॉट करने की अपील की है। बहुत जल्द अक्षय कुमार बेयर ग्रिल्स के साथ इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स में खतरों के साथ खेलते नजर आएंगे। अक्षय ने खुद इसका मोशन पोस्टर जारी कर शो प्रीमियर जारी होने की जानकारी दी है। स्टंट में अक्षय जहां रियल लाइफ खतरों का सामना करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि अक्षय से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और रजनीकांत इस शो का हिस्सा बन चुके हैं। ये शो डिस्कवरी चैनल पर 11 सितंबर और 14 सितंबर को प्रसारित होगा। तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग नवंबर से शुरू होने जा रही है। इस बात की जानकारी खुद तापसी ने सोशल मीडिया पर फैंस को दी है। ये फिल्म गुजरात के कच्छ की एक महिला धावक की कहानी है। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में तापसी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगी। फिल्म को अगले साल रिलीज करने की पूरी तैयारी है। पंद्रह अगस्त को एमएस धोनी के साथ संन्यास का ऐलान करने वाले सुरेश रैना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेटर लिखा है। यह पत्र रैना ने ट्विटर पर शेयर किया। पीएम ने रैना की बैटिंग और फील्डिंग स्किल्स की सराहना की है। साथ ही 2011 वर्ल्ड कप जीत में उनका अहम रोल भी बताया। रैना ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री से सराहना मिलती है तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। खेल मंत्रालय नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की प्राइज मनी बढ़ाने जा रही है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख की जगह अब 25 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें 300% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। अर्जुन अवार्ड को 5 की जगह 15 लाख, द्रोणाचार्य अवार्डी को 5 की जगह 10 लाख और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड को 5 की जगह 15 लाख रुपए दिए जाएंगे इन अवार्डीज को। इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। 29 अगस्त यानी खेल दिवस के दिन इसकी घोषणा की जाएगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि जीत के मामले में कोई भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने गौतम गंभीर की भी तारीफ करते हुए कहा कि गंभीर को अधिक मौके मिलते तो वो भी एक बेहतरीन कप्तान साबित होते। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल मैच के दौरान स्टेडियम में कुछ दर्शकों को रहने की इजाजत मिल सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आईपीएल मैच के दौरान कुछ फैंस भी मौजूद रहेंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते स्टेडियम में पूरी तरह से सामान्य माहौल नहीं बनाया जा सकता है और न ही पूरी तरह से बंद स्टेडियम में मैच करवाना अच्छा होगा। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए एक भारतीय वकील को नियुक्त किया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा कि भारत डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में है। कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की मांग लगातार हो रही है, जिसके तहत जाधव को एक भारतीय वकील देने की मांग की गई है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में रशीद ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर हमले के लिए छोटे छोटे एटम बम बना रहा है। इनकी मदद से असम तक निशाना साधा जा सकेगा। इनका इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा जिससे मुसलमानों को नुकसान न पहुंचे। रशीद ने इस साल मार्च में दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई समझौता एक्सप्रेस भी उनके ही आदेश पर बंद हुई थी।